बचना है, बचना ठीक है। क्यों? द रीजन वाज देशकाल पात्र। ठीक। और अभी मैं आपको एक दूसरी चीज भी बताऊंगा जो कि देशकाल पात्र जितनी मतलब इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम जब हैं तो हम यहाँ पे हम डिस्कशन ये करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन हाउसेस, ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ प्लैनेट्स। अगेन योग कारक मारक वो मैं आपको बताऊंगा। हर असेंडेंट में एक कारक प्लैनेट होता है यानी कि जो आपको मदद करता है, और एक मारक होता है जो आपको मतलब जीवन में कष्ट देता है। तो जब यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन हाउसेस, जब भी आप कोई कुंडली वैदिक ज्योतिष के हिसाब से देखेंगे, पराशर वैदिक ज्योतिष के हिसाब से देखेंगे, तो आपको देखना है कि जो 4 केंद्र के घर हैं, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, क्या उनका जो मालिक है, उनका जो लॉर्ड है वो 6, 8, 12 में तो नहीं गया। तो इसी को बोल रहे हैं रिलेशनशिप। तो अगर चौथे का घर चौथे का मालिक छठे में जाएगा तो प्रॉब्लम, उसके कारकत्व में कमी आएगी। चौथे का मालिक 8वें में जाएगा तो चौथे घर का जो कारक मतलब जो उसका लॉर्ड है उसके कारकत्व में कमी आएगी। वो मैं सिखाऊंगा आपको। चौथे घर का 12वें में जाएगा तो भी कमी आएगी। तो जब भी केंद्र के घर 6, 8, 12 में जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। ऐसे ही त्रिकोण के घर पहला, 5वां और 9वां, पहला, 5वां और 9वां, सामने एरीज असेंडेंट की कुंडली है, सिंपल है। तो पहला, 5वां और 9वां जहां लिखा है इसको हम त्रिकोण हाउसेस बोलते हैं। तो जब भी इनका लॉर्ड संबंध बनाएगा छठे घर से या छठे घर के मालिक से, 8वें घर से या 8वें घर के मालिक से, या 12वां घर या 12वें घर के मालिक से, तो प्रॉब्लम आएगी। किस में आएगी? जिस घर का मालिक गया हुआ है। जैसे 5वें घर का मालिक गया है तो 5वें घर को नुकसान होगा। 9वें घर का गया है तो 9वें घर को पांचवें घर का नुकसान मालिक होगा। सूर्य अगर अगर 12वें में चला गया है, कौन सा? 5वें घर का मालिक सूर्य अगर वो 12वें घर में चला गया है तो वो नुकसान देगा। हाँ, यस, एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट। और इसको मैं अभी जो आने वाली स्लाइड होगा तो मैं इसमें 2-3 चीजें और ऐड करूंगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट लिखा है रिलेशनशिप ऑफ प्लैनेट्स। रिलेशनशिप ऑफ प्लैनेट्स का मतलब है कि देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं। मान लीजिए सूर्य और राहु, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से बात कर रहे हैं हम, तो अगर सूर्य और राहु एक साथ कहीं भी बैठे हुए हैं तो सूर्य क्या है? एक सूर्य रिप्रेजेंट सोल, सूर्य रिप्रेजेंट आत्मा, सूर्य रिप्रेजेंट योर प्रेस्टीज, योर यश, कीर्ति, वो रिप्रेजेंट करता है सूर्य। और ऑन द अदर हैंड राहु क्या रिप्रेजेंट करता है? वो सूर्य को ग्रहण लगाने की कोशिश करता है, यानी सूर्य के कारकत्व में कमी लाने की कोशिश करेगा, सूर्य को ग्रहण लगाने की कोशिश करेगा। तो अब एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि मान लो सूर्य और राहु 9वें घर में बैठे हो तो ये पूरी कोशिश करेगा पिता से रिलेशनशिप खराब करने में। 9वां घर लक का होता है, फॉर्च्यून का, तो उसको खराब करने की कोशिश करेगा ये कॉम्बिनेशन, पिता से संबंध। तीसरा क्या कर सकता है? सूर्य रिप्रेजेंट बॉस, तो ये बॉस से भी रिलेशनशिप खराब करने की कोशिश कर सकता है। मतलब मोटा मोटा भी मैंने आपको 3 चीजें बताई। तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूं? मैं पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जी को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूं उन प्लैनेट के कारकत्व से। तो मैं कारकत्व आपको सिखाऊंगा, मतलब आपको सारे प्लैनेट के कारकत्व दूंगा। तो जैसे मैं राहु कह रहा हूं ग्रहण है, तो ये कारक है, राहु का मतलब कारकत्व है, उसका सिग्निफिकेशन है। सूर्य हम बोल रहे हैं क्या है? प्रेस्टीज है, आपकी यश कीर्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य की भी कारकत्व सिखाऊंगा, तो मैं कंबाइन कर रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। मान लो राहु और मंगल चौथे घर में बैठे हों। अब चौथा घर प्रॉपर्टी का है। अब अगर राहु और मंगल चौथे घर में बैठे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, तो प्रॉपर्टी के घर में प्रॉपर्टी का कारक बैठा है। कौन कौन होता है प्रॉपर्टी? भूमि का मालिक मंगल होता है। तो अगर ये दोनों बैठेंगे तो ये काफी हद तक पॉसिबल है कि चौथे घर के कारकत्व में कमी लाए। चौथे घर के कारकत्व क्या होता है? यानी कि जो चौथा घर रिप्रेजेंट करता है मदर, चौथा घर रिप्रेजेंट करता है आपका ओवरऑल घर का सुख, ठीक है। चौथा घर रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी, लैंड, भूमि, प्रॉपर्टी। तो चौथे घर के कार्यकत्व में कमी आ सकती है कि मान लो मदर से बिगड़ जाए किसी प्रॉपर्टी विवाद को लेके। मंगल खुद एक ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है भाई से किसी प्रॉपर्टी को लेके विवाद हो। ये हो सकता है, या ये हो सकता है मान लो ये दोनों ही ना हो। तीसरा हो सकता है कि आपने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी इंडिया में, किसी जातक ने खरीदी, और उस जातक ने प्रॉपर्टी ले ली बिना ये चेक किए हुए कि वहां पे लैंड पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, उस प्रोजेक्ट में नहीं है। जैसे ही खरीदा पता चला वो प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट ही नहीं हो रहा, और वो प्रोजेक्ट में आपको कभी भी उसका पोजेशन नहीं मिला। तो आपने जो पैसा लगाया वो
सब आपको चीट करके, हाँ, मतलब जो इसने बनाया बिल्डर ने वो भाग गया। तो कहने का मतलब है राहु इज चीटिंग। तो राहु ने चीटिंग किया किसके कारकत्व से रिलेटेड? प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इसलिए एग्जाम्पल देता हूं आपको। मान लीजिए कोई आपके पास क्लाइंट आया और उन्होंने पूछा कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो आपने देखा कुंडली के चौथे घर में राहु और मंगल है ना? और राहु की दशा में आपने देखा मंगल की अंतरदशा आने वाली है 5-6 महीने में, 1 साल में। तो आप बोल सकते हैं कि देखिए अगर इमीडिएट अभी खरीद रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं, मगर आने वाले समय में आप मत खरीदेगा, क्योंकि हो सकता है आपके साथ कुछ ना कुछ चीटिंग हो जाए, कोई इस तरीके की कोई वाद विवाद हो जाए जिसमें आप फंस जाओ, पेपर वर्क में फंस जाओ, ये हो सकता है। इसलिए जब हम विंशोत्तरी दशा देखते हैं ना वैदिक ज्योतिष में, तो विंशोत्तरी दशा में आपको देखना होता है कि जो क्लाइंट ने मुझसे क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन को आपको उस पर्टिकुलर हाउस पे वो एनर्जी देखनी है, उस प्लैनेट को समझना है। क्योंकि जब प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है तो आप क्या देखोगे? चौथा घर और देखोगे क्या? मंगल देखोगे आप, 2 चीज, और चौथे घर का मालिक देखोगे। 3 चीज आपको देखनी है कि वो तीनों सपोर्टिव है या नहीं है। अगर तीनों के तीनों सपोर्टिव नहीं है तो आप क्लाइंट को मना करोगे। कि पहली बात तो तीनों की चीजों की डिग्निटी कमजोर है कुंडली में, और चौथा जो दशा अंतर दशा आने वाली है वो भी आपको लगता है देखने के बाद वो फेवरेबल नहीं होगी, तो आप मना करोगे। इस तो हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं देश काल पात्र को समझ रहा हूं कि मुझसे पात्र ने क्या पूछा, मुझसे पूछा प्रॉपर्टी, ठीक है। जो हम कर रहे हैं देश काल, काल मतलब समय, उसने उस पर्टिकुलर समय पे वो जो विंशोत्तरी दशा है वो समय ही है, वो पूछ रहा है कि क्या मैं भी खरीदूं। तो आपने देखा राहु और मंगल बैठा हुआ है, ठीक है, और उसने बताया मैं पर्टिकुलर लोकेशन पे खरीदने वाला हूं, तो उसने देश भी बताया अपना, ठीक है। तो आप वो देख रहे हो, तीनों चीजों को देख के बता रहे हो नहीं भाई अभी ये राइट समय नहीं है, आप बाद में खरीदिएगा। तो ऐसे आपने उसको मना किया। ऐसे ही एग्जाम्पल देता हूं, और मान लीजिए किसी के 7वें घर में केतु केतु है, या तो अकेला या केतु के साथ आप शनि कर लो, या केतु के साथ मंगल कर लो, या सूर्य कर लो। मैं क्या कर रहा हूं, मेलेफिक प्लैनेट 7वें घर में अज्यूम कर रहा हूं अभी। तो आपके पास क्लाइंट आया, क्लाइंट ने बोला मुझे एक कोई डेट सजेस्ट करिए या मुझे बताइए कि मुझे जो है आगे शादी करनी है और सब कुछ ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है, मगर मुझे आने वाला टाइम जानना है। तो बेसिकली आप मुहूर्त का जो कॉन्सेप्ट होता है उससे भी एक स्टेप आगे जाके बोल रहे हो कि भाई, और आपको जरूरी नहीं है क्लाइंट को बताना, आपको पता है कि भाई आने वाली जो दशा है वो केतु और सूर्य की है जो कि 7वें घर में बैठे हैं, या केतु और मंगल की है, या केतु और शनि की है। तो आप बोलोगे कि देखो अभी तो सिचुएशन लग रहा है 2-3 महीने सब ठीक है, बट जैसे ही केतु महादशा के अंदर शनि की अंतरदशा आएगी तो ये जो शादी आप कर रहे हैं ये हो सकता है इसमें ये किसी डिस्प्यूट में चली जाए। तो अगर हो तो 1-1.5 साल बात करो ये अंतरदशा निकलने के बाद। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं देश काल पात्र लगा रहा हूं, सिंपल। मतलब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक, यही बेसिक हम भूल जाते हैं जब हम कोई कुंडली को असेस करते हैं। इसलिए मैंने पहली चीज आपको क्या सिखाई, सबसे पहले डोंट्स में, डोंट जंप टू मेक इट सम कंक्लूजन कि एक पूरे चार्ट में आप सब चीज देखने लगो, वो नहीं करना है हमको। हमको सिर्फ और सिर्फ वो चीज जाननी है कि क्लाइंट क्या जानना चाहता है, पूरे चार्ट को नहीं देखना हमें, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज हमें वो नहीं देखनी। तीसरी चीज मैंने पॉइंट लिखा है योग कारक और मारक। देखिए योग कारक मतलब जो ऐसा प्लैनेट जो अपनी दशा अंतर दशा में जातक को कुछ फेवरेबल चीज दे, या तो जॉब दे, अच्छा बिजनेस दे, प्रॉपर्टी दे, मैरिज दे, है ना, या चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कोई चीज दे। तो आप पर्टिकुलर असेंडेंट में आप देखोगे कि भाई ये एरीज लगन है, तो आप इसमें देख रहे हो इसमें चंद्रमा चौथे घर का मालिक है और 5वें घर का मालिक सूर्य है। तो आपको पता है भाई ये केंद्र का मालिक और त्रिकोण के मालिक है, इनकी अंतरदशा जब चलेगी जातक की तो इस टाइम पीरियड में जातक के बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो फ्लरिश करे, बहुत बहुत चांसेस है फ्लरिश करे। अब इसी में मान लो जुपिटर जो कि 9वें घर को है, 12वें घर का मालिक है, तो आपके पास कोई ऐसा जातक आए जो 20-25 साल का कोई जातक और पूछ रहा है मुझे हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना है ना, मुझे पढ़ना है और मुझे हायर स्टडीज के लिए जाना है। तो आप देखोगे कि जब बृहस्पति की दशा या अंतरदशा आएगी तो आप बोलोगे कि इस समय आपके जाने के जो टाइम है वो फेवरेबल है। तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल देता हूं आपको एक और, बृहस्पति की महादशा और बुध की अंतरदशा।
तो बुध इसमें कौन से दो घर को सिग्निफाई कर रहा है, और उसको उसका लॉर्ड एक तो तीसरा और एक छठा। तो तीसरा घर भी दिखाता है क्या, मतलब ट्रिप दिखाता है, शॉर्ट ट्रिप्स दिखाता है, ट्रैवल दिखाता है। तो जब जातक ने आपसे पूछा मैं कब जाऊंगा, तो आपने तुरंत देखा कि भाई जुपिटर 9वें घर जो कि लॉन्ग ट्रैवल, 12वां घर जो कि अब्रॉड, तीसरा घर वो भी ट्रैवल दिखाता है। तो आप बोलोगे कि आप इस दशा और अंतरदशा में आप बाहर जाओगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि भाई कैसे क्वेश्चन को समझकर, उस घर की एनर्जी समझकर उसको बताना है हमको, इस समय आप जा सकते हो, ऐसे हमको समझना है ना। और देखो ये चीज बेसिकली क्या है तो बहुत सिंपल, बट जब हम चार्ट खुद देखने लग जाते हैं तो कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगता है, क्योंकि हाँ, गलतियां कर जाते हैं, बहुत हाँ, गलतियां कर जाते है हैं। ना। तो बिल्कुल। अभी आगे तो हम पता नहीं बहुत कुछ डिस्कशन करेंगे, तो मोटा मोटा कारक, योग कारक, रिलेशनशिप बिटवीन हाउसेज हम सब समझेंगे। तो कोशिश करेंगे कि बेसिक्स में भी शुरू में कुछ क्लासेस बहुत अच्छी करें हम। तो अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट प्लैनेट विल डिलीवर।